लोग कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप विदित है कि मैं आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी एक तीर तीन शिकार हो रहा है, जहां पर आपको मैथ्स से मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और जीके मिलेगा, और जीके में आपको साइंस मिलेगा। इस प्रकार से आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की तैयारी चल रही है, और साथ में अदर भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काम आ जाएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल बात करें, मध्य प्रदेश की सब भर्ती परीक्षाओं में एमपी आबकारी, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, वन रक्षक, चित्र रक्षक और अन्य भर्ती परीक्षाओं में आपको साथ देने वाला है। जीके और मैथमेटिक्स तीनों पोर्शन हम आपको कवर करा रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें, हमारी प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी करके प्लेलिस्ट डाला, जहां पर आपको पिछली ईयर के प्रश्नों के माध्यम से न्यू अपडेट प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाई तैयारी करवाया जा रहा है। जो प्रश्न आप अभी देख पा रहे होंगे, ये आपका आरपीएफ 2025 एग्जाम के प्रश्न कवर हो रहे हैं, और इसी प्रकार के टॉपिक के प्रश्न आएंगे। हमने तैयारी करवा रहे थे कांस्टेबल का, जिस प्रकार के प्रश्न हमने पढ़ाया था मैथ्स जी के जिसका बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आए थे, वही टॉपिक के प्रश्न आए थे। तो आपको बता देना चाहते हैं, आप विश्वास करें, विश्वास के साथ पढ़ें, सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी देंगे। तो जो विद्यार्थी एग्जाम देकर आ चुका वो बताएगा कि क्या ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में आए थे आरपीएफ कांस्टेबल में, और वही प्रश्न आप कांस्टेबल की हम तैयारी करवा रहे हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं के हैं, और एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रश्नों के साथ और जो वर्तमान एग्जाम हुआ है कांस्टेबल का उसको मिला के हम तैयारी करवा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं, विश्वास रखें, लिख लो, गारंटी से बताते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेके चलेंगे हम। हर जीके जीएस के जो हर पोर्शन में आपको हम टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे एक वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक देखना, और बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं जो अगली भर्ती में आप काम देगा। चलिए जानकारी खत्म होती है यहाँ पर। पहला प्रश्न लेके चलते हैं। इसके पहले मैंने पार्ट कवर करा चुका है रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए। सांची स्तूप वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप बहुत प्रसिद्ध एक धार्मिक स्थल है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा, देखिएगा पहली बात, बौद्ध धर्म से जुड़ा एक स्थल है। अगर आप बोला जाए कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल का नाम बताएं तो वो भी क्या रहेगा, सांची के स्तूप। और सांची याद रखिएगा मध्य प्रदेश, मतलब एमपी कहते हैं, एमपी के रायसेन जिला में पड़ता है, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। स्टेट की बात कर रहा तो मध्य प्रदेश आएगा, जिसकी राजधानी क्या पड़ती है, भोपाल। याद रखिए, अगर नहीं पता लिख लीजिएगा। उड़ीसा की क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर, क्या, भुवनेश्वर। इसी प्रकार बात करें छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप पता होगा इसकी क्या, अटल नगर। इसका पहले क्या नाम था, रायपुर, और अभी भी इसका नाम रायपुर ही चलता है, लेकिन जो पुस्तकीय भाषाओं में या संवैधानिक रूप से इसका नाम क्या हो गया है, अटल नगर। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, और जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी या गुलाबी नगर। चलिए याद रखिएगा। और सांची स्तूप कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका, और ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल है, जैसे ओरछा कह दें, भीमबेटका कह दें, सांची स्तूप कह दें, है कि नहीं। चलिए अगला पे देख पा रहे होंगे आप लोग, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? बहुत शानदार पे देखिएगा, तो 10 मई 1857 को। इस प्रकार से हमें इस बार रेलवे भर्ती परीक्षा में जो आरपी कांस्टेबल में एक ही टॉपिक का हजारों प्रश्न बनाया, याद देखिएगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा और किया है। चलिए देखिएगा, तो 57 की क्रांति की शुरुआत की बात करें तो अगर सन देता तो हम बोल देते 1857, लेकिन सन तो दे के रखा, लेकिन आगे का डेट दे रहा 10 मई। याद रखिएगा, इतना डीपली पूछा, 10 मई 1857 को शुरुआत हुआ था। और मेरठ, याद रखिएगा, मेरठ कहाँ पड़ा था, उत्तर प्रदेश में। इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, याद रखिएगा, मेरठ छावनी से। कहाँ की बात कर रहे हैं आप, पूरे भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था, और इसे भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति या आंदोलन कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति 1857 क्रांति मानी जाती है और कहलाती है, और जो 10 मई 1857 शुरुआत हुआ। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे हम। आपको हर प्रकार प्रश्न देखने मिलेगा, स्ट्रेटेजी के जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, आपको भूगोल, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, खेल, परिदृश्य, पूरा, जिससे आप समझ पाओ कि आप एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं, किस टॉपिक से कितना डीपली पूछता है, समझे। अगला प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा, भारत सरकार ने व्यापार में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की नीति की शुरुआत की और घोषणा की। इसकी घोषणा खालिस्तान वर्ष में की गई थी। याद रखिएगा, हमें क्या रहा है, विदेश व्यापार नीति में आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक नीति शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत की घोषणा 2000 सन में की गया था। इस प्रकार देखिएगा, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न था, 2000 का प्रश्न पूछा है, और चल क्या रहा था 2025। इतना पीछे का प्रश्न पूछ सकता है, क्या सोच रहे हैं आप लोग। और आपको बता दें, इस बार मतलब करंट अफेयर की बात करें, लगभग 10 और 12 प्रश्न आपको देखने मिला था वो। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं IMF, ठीक है, के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की
जीडीपी में कितने वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। जीडीपी में क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी बोले तो याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी बात कर रहा तो जो IMF है एक प्रकार का, याद रखिएगा जैसे विश्व बैंक होंगे, जानते हैं विश्व बैंक तो आप सुने होंगे। विश्व बैंक एक प्रकार का भारत का नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वित्तीय संस्था है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी एक वित्तीय संस्था है इंटरनेशनल लेवल का। उसका कहना है कि भारत का जीडीपी वृद्धि दर होगा 2025-26 में 6.5%, याद रखिएगा 6.5% जीडीपी दर बढ़ने का चांस है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, टॉप 20 प्रश्न चलेंगे, याद रखिएगा जो आपको प्रश्नों का प्रकार बताएगा। वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए HDFC बैंक का निवल ब्याज मार्जिन कितना था, याद रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष 2025 की बात हो रही है, इसका था 3.46%, समझे कि ना। चलिए इस प्रकार देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का व्यापक कृषि के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। तो भारत में कौन सा राज्य कौन सा कॉफी उत्पादक की बात कर रहा है, तो कॉफी उत्पादक की बात करें तो कर्नाटक प्रथम स्थान आता है, ठीक है। और चाय की बात करें तो आप याद रखिए असम, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और कर्नाटक की क्या है, आप पता नहीं, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। असम की क्या है, दिसपुर है। और पंजाब की क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। इस प्रकार आपको राजधानियों भी पता होनी चाहिए। पंजाब क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिएगा हमें यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कॉफी उत्पादक या कॉफी का अधिक कृषि कहाँ पर किया जाता है, रखिएगा आप कर्नाटक हो जाएगा। और चाय की बात करें तो क्या बोलेगा आप लोग, असम, समझिए क्या ना। चलिए, और पश्चिम बंगाल में भी होता है। और गन्ना की बात करें तो पता नहीं, गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में, याद रखिए गन्ना उत्तर प्रदेश में अधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न हमें बता दिया कृषि में प्रथम स्थान कौन कौन से राज्य रखते हैं, ये प्रश्न आपको बननी चाहिए। अगला प्रश्न में कहता है, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय अवदाब की आवृत्ति और मार्ग मुक्ता निम्नलिखित में से किसकी स्थिति से निर्धारित होते हैं, याद रखिएगा। ये रहेगा जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं ना, जो आपके तूफान चक्रवात, उनकी बात कर रहा है। इसका स्थिति निर्धारित कौन करता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, समझे कि ना। चलिए, इस प्रकार से ज्योग्राफी का इतना शानदार प्रश्न पूछा था। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सितंबर 2024 में भारत का वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी कहते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स, जिसकी संग्रह कितना किया था 2024 में। 2024 सितंबर तक भारत का जो एक अप्रत्यक्ष कर, याद रखिएगा कौन सा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। और इसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी। और सीधी हिंदी बात बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एवं सर्विस टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है। इसने कितना पैसा संग्रह किया था, याद रखिएगा 1,73,240 करोड़ रुपये, याद रखिएगा 1,73,240 करोड़ रुपये का संग्रह किया था जीएसटी। और याद रखिएगा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को पारित हुआ था। 1 जुलाई 2017 को भारत ने इसे पारित किया था। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। और जीएसटी का जो जीएसटी परिषद होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अगर आप पूछा जाए तो याद रखिएगा जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, जैसे वर्तमान निर्मला सीतारमण जी, वही जीएसटी परिषद की क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। 1 जुलाई 2017 को शुरुआत हुआ था या पारित हुआ था। और जीएसटी बता चुके फुल फॉर्म क्या होता है कि नहीं, तो 1,73,240 रुपये का संग्रह किया था। ऐसे प्रश्न पूछा, देखिएगा भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य मतलब कहने का मतलब ये है, राज्य मतलब आप देखिएगा राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आंसर आएगा आर्टिकल नंबर 38। इस प्रकार से प्रश्न आपको बता रहा है आर्टिकल नंबर 38 कि अगली बार हम इस प्रकार के और भी आर्टिकल के प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने भी आईएमपी आर्टिकल हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे हम आपको कवर कराते चलेंगे तो इतने सारे प्रश्नों का भंडार हो जाएगा आपके पास कि आप अलग से नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत बात नहीं।
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें कहता है गैसीय चालक का उदाहरण क्या है। देखिएगा आंसर आएगा क्लेदिक वायु। ठीक है, गैसीय चालक का उदाहरण क्या आएगा, क्लेदिक वायु। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। जैसे आप पता चाहिए जो पौधे होते हैं सीधे तौर पर नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं जो विशेष जीवाणु द्वारा किया जाता है, जिसे हम राइबोजियम कहते हैं। और वो क्या होता, अधिकांश किन पौधों पर होती है, आधारित दलहन। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है ये अधिकांश दलहनी पौधों पर होता है, जो सीधे क्या करते हैं, ये पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और अधिकांश दलहनी फसलों में प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। जैसे दाल, जो भी दाल की फसलें, चना, मसूर, बटरा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वेद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस मूल शब्द से हुई है। वेद, वेद आप वेद आपके पास 4 होंगे और आप पता होगा ऋग्वेद, हम सुना देते हैं, आप लिख लीजिएगा। 4 वेद हैं, याद रखिए। जो सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते, याद रखिएगा, सबसे पुराने ग्रंथ की बात करें तो वेद ही है। और वेद आपको प्राचीन सांस्कृतिक, राजनीतिक और आपके सामाजिक और आपके सांस्कृतिक और आपके जीवन शैली की संपूर्ण जानकारी से अवगत कराता है प्राचीन समय का। तो वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद आपको हो गए। उन्हीं वेद की बात करा, वेद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस मूल शब्द से हुई, आपका आंसर होना चाहिए वेद। तो वेद का जो मूल शब्द है यही से क्या बना, वेद बना है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिएगा। अगस्त 2024 में किस राज्य विधानसभा के ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 पारित किया, याद रखिएगा, असम। इस प्रकार देखिए आप कौन क्या पारित किया है, कौन सा समझौता हुआ है, सब प्रश्न पूछेगा। तो अगस्त 2024 में असम विधानसभा ने क्या किया है, अनिवार्य मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित किया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इस प्रकार से आप पता चाहिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अब हो गए 12, तो 9, 10 और 11 और 12 जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। और उन्हीं से बात कर रहा, भाषाओं को लेकर आपको 8 अनुसूची मिलेगा, जो 1 से लगा के 8 तक मूल संविधान में शामिल थे। याद रखिएगा, मूल भाषाओं की अगर बात किया जाए तो हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था माना जाए, मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची में 14 भाषा उल्लेख था, अब वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी हैं। तो आपको अनुसूची पता होनी चाहिए, समझे। अनुसूची का नाम, कितने 8 अनुसूचियाँ थी, अब नहीं रही, 12 हो गए। प्रत्येक अनुसूची कब जोड़ा गया है, संशोधन का नाम क्या है और सन क्या रहेगा और क्या जोड़ा गया है, याद रखिएगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पढ़ लीजिएगा। जितना हम प्रश्न के माध्यम बता सकते हैं, और ऐड जानकारी करें तो समय लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा बन सकता है। अगला पे देखिएगा, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 27 सितंबर 2024 को किन 2 देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए। तो हमें बोल रहा है निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारत और उज्बेकिस्तान के साथ 2024 में समझौता किया। इस प्रकार देख पा रहा हूँ आप अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संबंध हस्ताक्षर आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है, करंट अफेयर ग्रुप में खुद देख लीजिएगा। मैं बता चुका हूँ आपको, लगभग 10-12 प्रश्न मिले होंगे आपको। और आप पता होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल में जीके का जो 15 प्रश्न आए थे, और आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन पैटर्न तो वही फॉलो करेगा, समझे। और अगला प्रश्न देखिएगा, हम देख पा रहे होंगे, गेलुसाक के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गेलुसाक का नियम एक प्रकार का गैस का नियम है, और वो क्या बताता देखिएगा। इस प्रकार से हम बता चुके हैं आपको, गैस का नियम का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। चार्ल्स का नियम, बाल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम और आदर्श गैस का नियम, गेलुसाक का नियम, सब गैस के नियम है। तो गेलुसाक का नियम कहता है जो गैस का नियम है, इसके लिए सही कथन क्या है, स्थिर आयतन पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, जी गैस गेलुसाक का नियम कहता है, समझे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, आपको आंसर दिख रहा है, ऐसी बात ना है। अक्टूबर 2024 में वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू किया गया निवेश अभियान
4.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, इसका मतलब था लंबित मामलों को कम करना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना। संस्थागत बनाना, इसका क्या लक्ष्य था? किसका? 4.0 का मुख्य उद्देश्य था, जो वित्त सेवा द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मार्च 2024 में केरल के एक स्कूल में लॉन्च किया गया भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट को क्या नाम दिया गया? याद रखिएगा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और एआई शिक्षक रोबोट है जो बच्चों को पढ़ाता है, जो उसमें मेमोरी कार्ड होती है जिस पर पूरा जानकारी डाटा डाल दिया जाता है, जो भी पढ़ने लायक जानकारी उसको उस पर जानकारी होती है वो पढ़ा देता है। तो केरल, याद रखिएगा, केरल के एक स्कूल में 2024 मार्च के महीने में लॉन्च किया गया था रोबोट शिक्षक, जो उसका नाम क्या दिया गया? आइरिस। याद रखिएगा, आइरिस नामक एक एआई शिक्षक रोबोट है जो केरल में लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा, अब हर क्षेत्र में औद्योगिकरण और तकनीकी का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हर क्षेत्रों में इतना तकनीकी बढ़ गया है कि लोग अब आलसी पर होते चलेंगे। अब शिक्षा का काम एक रोबोट करेगा तो शिक्षक क्या करेगा? बैठ के ही तो पढ़ेगा। क्या करेगा? पढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन करता। सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 1921 में कौन? दयाराम शाही ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, समझे। और मोहनजोदाड़ो तो आप जानते होंगे, कौन? मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। अब यहाँ पर हमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन स्थल, सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन कौन है, हम देखते हैं। देखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है, तो आपको सम्मिलित करना। देखिएगा, तो ए जो हड़प्पा है, हम अभी बताया मैंने, हड़प्पा, हाँ सॉरी क्षमा चाहिए, हाँ ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थल हैं जिसमें एक हड़प्पा, तो हड़प्पा का नाम आएगा देखिएगा दयाराम साहनी 1921 और धोलावीरा। आगरा का धोलावीरा का क्रमांक क्या आएगा? आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर आपको चौथा राइट बता रहा है। देखिएगा, पहला हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। उसी प्रकार हम बात करें बी नंबर, देख पा रहे होंगे आप लोग, धोलावीरा की खोज कौन किया? आर.एस. बिष्ट ने। और आपको देख पा रहे होंगे सरकोटदा, इसके कौन है? आपके जे.पी. जोशी। और लोथल आप देख पा रहे हो आर. राव। तो इतना डीपली प्रश्न पूछा, देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में पूछता है भाई, एमपीपीएससी यूपीपीएससी में पूछता है। इतना डीपली प्रश्न पूछ लिया, देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हो। आपको याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पढ़ लीजिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आप लोग पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा, जितना प्रश्न आती रहेगा मैथ तो बताते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं, लास्ट प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ पर हमें प्रश्न कहता है, चेरापूंजी और मौसिनराम, आप पता होना चाहिए। चेरापूंजी पहले भारत का या पूरे विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, अब इसका नाम चेंज हो गया मौसिनराम। मतलब पहले चेरापूंजी था, अब वो पड़ता था मेघालय में ही, अब उसका जो मापक है वो अब मापक ना रहा कि अब चेरापूंजी का नाम, अब नया नाम क्या आ गया? मौसिनराम। जहाँ वर्षा होती, याद रखिएगा, 1080 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक, समझे, एक वर्ष में। मेघालय की किन पहाड़ी में से? याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपका खांसी आबाद रखिएगा। देखो यहाँ पर याद रखिएगा, जैंतिया, गारो और खांसी तीन पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पर? मेघालय में, जो क्या करती हैं? वर्षा कराने के मुख्य कारण। याद रखिए, तो मेघालय एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, यहीं पर विश्व में और पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसका नाम स्थान मौसिनराम है। इसके पहले चेरापूंजी था, याद रखिएगा। और जहाँ पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती एक साल में औसतन। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। ऐसे प्रश्न आपको ऐड करके बताएंगे ना, अगली भर्ती में काम देगा, और ना काम देगा तो बोल दीजिए भाई। चलिए, और रही बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खांसी, जो मौसिनराम है जो किस पहाड़ी पर स्थित है? खांसी, याद रखिएगा। जैंतिया, खांसी, गारो तीनों पहाड़ी मेघालय में है, इन तीनों का वर्षा होता है, लेकिन जो मौसिनराम है ये आपकी खांसी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम। इस प्रकार आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 20 प्रश्न कवर कराया है।
हमें उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे प्रश्न किस प्रकार से बनता है और आया था, और आरपीएफ कांस्टेबल के ऑथेंटिक प्रश्न कवर हो रहे हैं जो एग्जाम आ चुके हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हर विद्यार्थी पास होनी चाहिए, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके पास डाटा नहीं कि पढ़ा क्या जाए, पेपर कैसे बनता, हल कैसे करते, प्रश्न कैसे आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी, आप हमें देखे हो, आप अपने सहपाठियों के पास शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। और आप एग्जाम देकर आए तो बताइएगा क्या इसी प्रकार के प्रश्न आए थे जीके में, क्या मैथ्स का और रीजनिंग का, तीनों प्रश्न कवर हो रहे हैं। जाके प्ले स्टोर में आप देख सकते हो। रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी 2025-26 करके डाला है। चलिए धन्यवाद आपका, अपने में देखा, समय दिया। बढ़ते रहे विश्वास के साथ, घात नहीं कर सकते।